जब 90 के दशक के पहले की बात हम करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि पिछड़े समाज के या दलित समाज के लोग राजनीति में आते थे। जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, ये मनु के समर्थक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय और आप देख रहे हैं नेशनल संवाद। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता महेंद्र सिंह यादव जी हैं और इनको समाजवादी छात्र सभा में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। हम जानेंगे कि राजनीतिक संघर्ष और छात्र जीवन से एक सामान्य परिवार से निकलकर और यहाँ तक पहुँचने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, वो तमाम चीज़ें चर्चा करेंगे विस्तार से, जिससे तमाम उन जो राजनीति में आना चाहते हैं या जो तमाम छात्र हैं राजनीति में सक्रिय हैं उनको एक रूप से प्रेरणा मिल सके और वो जान सकें कि भारतीय राजनीति में आने से क्या क्या फ़ायदे हैं। उसके तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद अच्छे जी। सबसे पहले बधाई आपको छात्र सभा में जिम्मेदारी। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी छात्र सभा में आपको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। इससे आप पहले समाजवादी छात्र सभा के जिला अध्यक्ष रहे। एक सामान्य परिवार से निकलकर और लखनऊ विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहने के दौरान किन किन कठिनाइयों का सामना किया और आपको अखिलेश जी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही छोटे से गरीब परिवार से निकले हुए नौजवान को इतनी बड़ी देश स्तर की जिम्मेदारी दी है। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं अपने नेता को कैसे धन्यवाद दूं, लेकिन आपने कहा कि एक कमज़ोर पृष्ठभूमि से निकल कर के कैसे यहाँ तक आ गए, तो अच्छे जी मैं बताना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, एक ऐसा दल है जहाँ तमाम हमारे जैसे नौजवान आपको मिल जाएंगे जिनका ना कोई राजनीतिक बैकग्राउंड है, ना ही किसी पूंजीपति के बेटे हैं। और उन्होंने कुर्ता पहन लिया, राजनीति कर रहे हैं और उनका एक सपना है नौजवानों का कि हम समाजवादी पार्टी में रह करके संगठन में एक बड़ा पद पा सकते हैं या विधानसभा में या लोकसभा में बड़े पदों पर हम जा सकते हैं। तो ऐसा सपना देखना भी मुझे लगता है समाजवादी पार्टी में ही संभव है। इसलिए भी मैं अपने नेता का धन्यवाद देना चाहता हूँ। और दूसरी बात कि राजनीति में कैसे हम लोग आ रहे हैं, इसके पीछे का एक बड़ा लंबा संघर्ष है जी। जब 90 के दशक के पहले की बात हम करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि पिछड़े समाज के या दलित समाज के लोग राजनीति में आते थे। हाँ, वो अलग बात है कि 1932 में गोलमेज सम्मेलन जो हुआ और उसके बाद जो पूना पैक्ट हुआ गांधी जी के बीच में और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में, उसके बाद चूँकि आरक्षित हो गई कुछ सीटें दलितों के लिए। अब चूँकि मजबूरी हो गई राजनीतिक दलों की, वो चाहे कांग्रेस की पार्टी हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टियाँ हो या भारतीय जनता पार्टी हो, सबको चूँकि जब डॉक्टर अंबेडकर के प्रयासों से कुछ सीटें आरक्षित हो गई तो दलितों को लड़ाना मजबूरी हो गई। लेकिन पिछड़े और महिलाएं कहाँ जाती? पिछड़ों के पास तो कोई ऐसा आरक्षण नहीं था, राजनीतिक आरक्षण तो नहीं था, ना आज है। इसलिए मैं विशेषकर अपने नेता मुलायम सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज नहीं है हमारे बीच में, हम लोग जब याद करते हैं तो भावुक हो जाते हैं। अगर शायद वो लोग नहीं होते, बिहार में हमारे नेता श्रद्धेय लालू प्रसाद जी नहीं होते, शरद जी नहीं होते, रामविलास पासवान जी नहीं होते, मानवर कांसीराम साहब नहीं होते, और विशेष करके अगर उत्तर भारत की हम राजनीति की बात करें और मुलायम सिंह जी नहीं होते, तो क्या पिछड़े समाज के लोग राजनीति में आ पाते? क्या पिछड़े समाज के लोग विधानसभा में या लोकसभा में जा पाते या संगठन के बड़े पदों पर रह पाते? इसलिए हम यहाँ तक आ गए। इसमें मेरा संघर्ष है, मेहनत है, मेरे परिवार का सपोर्ट है, मेरे अपनों का सपोर्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं माननीय नेताजी ने जो रास्ता दिखाया है, जो माननीय नेताजी ने एक दीपक जलाया है, उसी दीपक के प्रकाश से हम लोग सभी लोग ऊर्जान्वित हो रहे हैं। चूँकि आप लखनऊ विश्वविद्यालय से ताल्लुक़ रखते हैं, विश्वविद्यालय में अध्ययनरत हैं, विश्वविद्यालय में तमाम वर्षों से छात्र संघ बंद पड़ा है और आंदोलन भी हो रहे हैं छात्र संघ करवाए जाने की। इससे पहले समाजवादी पार्टी सरकार में थी प्रदेश में, लेकिन क्या कारण रहा कि समाजवादी पार्टी सरकार चुनाव नहीं कराई? क्योंकि छात्र राजनीति से निकल कर आप भी छात्र नेता हैं। भारतीय राजनीति में तमाम वो लोग एक उदाहरण के तौर पर सदन में पहुँचे, पूंजीवाद नहीं हावी हो पाया। आप देखने को मिल रहा है, तमाम उदाहरण है, पूंजीवाद, परिवारवाद देखने को मिल जा रहा है क्योंकि छात्र संघ सारे बंद हो गए। क्या कारण है इसका, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा जी, छात्र राजनीति एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से गरीब परिवार का नौजवान, पगडंडी में पलने वाला नौजवान, गांव की आखिरी झोपड़ी में पैदा हुआ नौजवान
जो बचपन से ही गाय क्या भैंस कारण है कि समाजवादी पार्टी सरकार थी लेकिन चुनाव नहीं हो? उसका एक लंबा कारण है। देखिए, जब हम 2003 की बात करें, जब नेताजी मुख्यमंत्री हुए 2003 में, 2002 में आदरणीय मायावती जी की सरकार बनी, उसके बाद उनकी सरकार गिर गई। श्रद्धेय नेताजी 2003 में मुख्यमंत्री बनते हैं और सबसे पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली कैबिनेट की बैठक होती है और उसके तुरंत बाद कैबिनेट की बैठक से उठ करके वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय चले जाते हैं। वहाँ पे लड़के संघर्ष कर रहे होते हैं, आंदोलन कर रहे होते हैं, क्योंकि फीस बढ़ गई होती है। वहाँ जा करके नेताजी छात्र की प्राचीर से भाषण देते हैं और वहीं पर फीस वापसी का जो फीस का फरमान था उसको वापस करवाते हैं। कुछ लड़कों का निष्कासन हो गया था, उसको वापस करवाते हैं और ये आदेश करते हैं सरकार को कि उत्तर प्रदेश में छात्र संघों के जो ताले हैं उनको खोलना चाहिए। मुलायम सिंह जी ने तो छात्र नेताओं को बहुत आगे बढ़ाने का काम किया। समाजवादी पार्टी के आप बड़े बड़े पदों पे आप देखिए छात्र नेता बैठे हैं। आप चूंकि श्रद्धेय नेताजी छात्र राजनीति से निकल करके आए, आज उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी कानपुर में DAV कॉलेज के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, बड़ा पद है, प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं तमाम। आप सोचिए कि जो MLC बनाए गए 2016 में समाजवादी पार्टी में, मुझे लगता है 50% ऐसे MLC थे जो छात्र संघ से निकल करके आए, गरीब परिवार के लोग थे। तमाम आपको विधायक आप देख लीजिए, तमाम विधायक आपको मिल जाएंगे छात्र संघ से निकले हुए। संगठन के बड़े पदों पर आप देखिए सबसे ज़्यादा छात्र संघ से निकले हुए लोग हैं। और छात्र संघ क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे बड़ा कारण है। 2012 में जब हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनी और चूँकि हमारा मुद्दा था, हमने मैनिफेस्टो में भी शामिल किया था कि हम आएंगे तो हम शासन को बहाल कर देंगे। आदरणीय बहन जी ने शासन पे ताला डाल दिया था, तमाम नौजवानों ने संघर्ष की, लाठियां खाई, जेल भी गए, शासन नहीं बहाल हुआ। लेकिन जब 2012 में हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी शपथ लेते हैं, उसके तत्काल बाद उन्होंने छात्र संघों के ताला खोलने का आदेश दे दिया और बहुत जगह चुनाव हुए। लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय, जहाँ चूँकि हम लोग भी पढ़े हैं, वहीं पर बहुत सारे नौजवान आज भी संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन चल रहा है, इलाहाबाद में भी चल रहा है, BHU में भी चल रहा है, तमाम जगह आंदोलन चल रहे हैं। लेकिन अखिलेश जी ने, मेरी बात पूरी हो जाए, अखिलेश जी ने ताला खुलवाया, लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय में कुछ तकनीकी कारणों की वजह से एक नौजवान साथी थे, उन्होंने क्या किया कि उनका एज का कुछ मामला था, लिंग 2 सिफारिश आ गई, वो कोर्ट चले गए, कोर्ट ने स्टे लगा दिया और कोर्ट के स्टे के बाद चुनाव नहीं हो पाया। जो स्टे अभी स्वतः खारिज भी हो गया भाजपा की सरकार में। 2017 में योगी आदित्यनाथ की सजी की सरकार आने के बाद स्टे स्वतः खारिज हो गया है, लेकिन सरकार नहीं करा रही है। अब तो गेंद विश्वविद्यालय के पाले में है, विश्वविद्यालय सरकार के पाले में गेंद फेंक दे रहा है, सरकार विश्वविद्यालय के पाले में फेंक दे रही है। नौजवान फुटबॉल बन गया है, नौजवान फुटबॉल बन गया है। सरकार, मुख्यमंत्री जी उधर से किक मारते हैं तो विश्वविद्यालय में, और विश्वविद्यालय के BC किक मारते हैं तो सरकार के पास। यही हो गया है। आप सोचिए कि कितने आंदोलन हुए शासन को लेकर के, हम सब लोगों ने आंदोलन किया। 14 दिन हम लोग अनशन पे थे 2018 में, तमाम आंदोलन हुए, लेकिन परिणाम क्या है? शून्य है, क्योंकि ये सरकार सुनना नहीं चाहती है, लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है। और विश्वविद्यालय में चूंकि लोकतंत्र होगा, नौजवान आवाज़ उठाएगा तो जो फीसें बढ़ रही हैं वो कम करनी पड़ेंगी। इससे पहले आपने अभी राजनीतिक आरक्षण की चर्चा की, चूँकि आप समाजवादी पार्टी का विंग है समाजवादी छात्र सभा, उसमें अखिलेश जी ने आपको बड़ी जिम्मेदारी दी है और आगामी 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है, उसमें आपकी क्या रणनीति रहेगी? अभी बीते दिनों महिला आरक्षण बिल आया, उसमें OBC की महिलाओं को या SC ST की महिलाओं के लिए अलग से कोटा नहीं रखा गया। तो जो राजनीतिक आरक्षण का विषय है और तमाम विश्वविद्यालयों में जिस प्रकार से एजुकेशनल रिजर्वेशन का हो या तमाम प्रकार के आरक्षण का बात हो, इस पे बीजेपी की कितनी संवेदनशीलता है? क्या इसको आप मुद्दा बना पाएंगे 24 में? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, ये मनु के समर्थक। बीजेपी तो कह रही है सबसे पारदर्शिता के तहत आरक्षण की नियमावली का पालन करते हुए हम सारी भर्ती। आरक्षण की अगर नियमावली का पालन हो रहा होता तो ये जो सवर्ण आरक्षण आया है, जिसे ये लोग इकोनॉमिक वीकर सेक्शन बोलते हैं, आर्थिक आधार पर, वो आर्थिक आधार पे आरक्षण नहीं, वो सवर्ण आरक्षण है। अगर आर्थिक आधार पे वो आरक्षण होता, नियमावली के अंतर्गत होता, तो क्या उसमें जो पिछड़े समाज के लोग हैं जिनको क्रीमी लेयर के बाहर कर दिया गया है, क्रीमी लेयर लगा करके 8 लाख के ऊपर जिनकी इनकम, उन्हें बाहर कर दिया गया। 6 लाख के ऊपर इनकम है जिनकी, और इसमें EWS में 8 लाख की इनकम तक दे रहे हैं, तो क्या वो जो 2 लाख का जो आ रहा है वो पिछड़ों को नहीं मिलना चाहिए उसमें? अगर वो आर्थिक आधार पर है, वो तो सिर्फ सवर्णों को दिया जा रहा है। जो सवर्ण आरक्षण दिया गया डॉक्टर अंबेडकर के संविधान में, इसका कोई प्रावधान नहीं है, वो तो इलीगल है, असंवैधानिक है। और ये नियमावली की बात कर रहे हैं, इनका जो मातृ संगठन है RSS, उसके नेता हैं मोहन भागवत जी। मोहन भागवत का बयान आपने तमाम बार सुना होगा, आरक्षण हटा देना चाहिए, है ना, संशोधन होना चाहिए। इस तरीके का बयान देने वाले लोग और मनुवाद का समर्थन करने वाले लोग, मनुस्मृति से इस देश को चलाने की कोशिश करने वाले लोग डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के खिलाफ हैं। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दिए गए जो आरक्षण का हमारा प्रावधान है उसके खिलाफ हैं, वो कभी आरक्षण के समर्थक नहीं हो सकते। दूसरी बात, आपने जो सवाल किया महिला आरक्षण का या तमाम दूसरी वर्गों के आरक्षण की बात की आपने, तो
पिछड़े समाज का जो आरक्षण है, अभी कितने दिन हुआ, 2005 में उच्च शिक्षा में आरक्षण मिला पिछड़े समाज को, अभी 17 साल हुआ है, 18 साल हुआ है। आप अब तमाम नेताओं का आप बयान सुनते होंगे कि आरक्षण को ख़त्म कर देना चाहिए। 3000 साल की बीमारी को, जो 3000 साल से ज़्यादा की बीमारी है, क्या वो 18 साल में ख़त्म हो जाएगी? भाई आप बताइए, मकान तोड़ने में समय ज़्यादा लगता है या मकान बनाने में समय ज़्यादा लगता है? मकान बनाने में समय लगता है। और जिस मकान को, जिस अधिकार को इन मनु के समर्थकों ने, आरएसएस के लोगों ने, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने 3000 सालों तक पिछड़ों दलितों के जिस अधिकार को कुचला हो, उसको 18 साल में पाना क्या संभव लग रहा है आपको? बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये झूठे लोग हैं और ये सिर्फ झूठ के सहारे अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। और महिला आरक्षण की अगर बात है तो सबसे पहले समाजवादी लोगों ने, हमारे नेताजी ने, श्रद्धेय मुलायम सिंह जी ने, लालू जी ने, शरद जी ने, रामविलास पासवान जी ने, मानवर कांसीराम साहब ने, इन सारे लोगों ने संघर्ष किया है महिला आरक्षण के लिए। और समाजवादियों की तो पुरानी मांग रही है, डॉक्टर लोहिया ने पहले मांग किया कि 50% आरक्षण मिलना चाहिए महिलाओं को। लेकिन महिला में जो आरक्षण मिले, जो कोटा की बात हो रही, कोटा विद इन कोटा की बात होती है कि उसके अंदर भी हमें पिछड़ों का आरक्षण और दलितों का आरक्षण और हमारे मुसलमान भाइयों का खास करके अल्पसंख्यकों का आरक्षण उसमें होना चाहिए। अगर वो आरक्षण नहीं है तो ये आप सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे कि बिहार में पत्थर तोड़ने वाली भगवतिया देवी संसद जा पाएगी। पितृसत्ता को चुनौती देने वाली उत्तर प्रदेश में जातीयता को सबसे बड़ी चुनौती, जिन्होंने जातीयता के खिलाफ, अपने ऊपर हुए अत्याचार के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई, क्या फूलन देवी कोई दोबारा संसद जा पाएगी? वो तो क्षमता लालू प्रसाद जी में थी, जिन्होंने भगवतिया देवी को पहुंचा दिया। मुलायम सिंह में क्षमता थी, जिन्होंने बिहार के जंगल से उठा करके फूलन देवी को संसद के दहलीज को क्रॉस करा दिया। ये क्षमता कैसे पैदा हुई? ये क्षमता यूं ही नहीं पैदा हो गई। ये क्षमता डॉक्टर लोहिया के, चूंकि ये लोग शिष्य हैं। और डॉक्टर लोहिया, आपको याद होगा कि डॉक्टर लोहिया ने राजस्थान की महारानी के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा दिया था, एक मेहतरानी को चुनाव लड़ा दिया था। तो उन्होंने रानी और बनाम मेहतरानी का जो डिस्कोर्स स्थापित किया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए उनके शिष्य लालू प्रसाद जी, मुलायम सिंह जी, तमाम लोगों ने इसको आगे बढ़ाया है। भारतीय जनता पार्टी आज उनको कुचल रही है, उन अधिकारों को कुचल रही है। और भारतीय जनता पार्टी सामंतवादी है, वो सामंतशाही को, राजशाही को फिर से स्थापित करना चाहती है। उसी का उदाहरण आपने देखा होगा कि जो नया संसद बना, नए संसद के समय जब उसका शिलान्यास होना था, उस समय देश के राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी थे, उन्हें नहीं बुलाया गया। क्यों नहीं बुलाया गया? उनमें क्या कमी है? अच्छा कपड़ा नहीं पहनते वो? क्यों नहीं बुलाया गया? वो दलित हैं, वो दलित है। बीजेपी तो राष्ट्रपति बना दी, कह रही है दलितों को सबसे ज़्यादा सम्मान दिए हैं। बीजेपी कह रही है हमको वोट भी करता है दलित समाज। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। दलित को किसी पद पे बैठा करके दलितों का उत्पीड़न करना, दलितों के आरक्षण को खा जाना, क्या एक व्यक्ति को बैठाने से आप देखिए, जब से द्रौपदी मुर्मू जी बैठी कितना बयान दी, किस बात पर बोली, या रामनाथ कोविंद जी कितना बोले। जब उनका अपमान हुआ, अपने अपमान पे जो नहीं बोल पाया, वो दलितों के सम्मान की बात क्या कर पाएगा भारतीय जनता पार्टी में रह करके? भारतीय जनता पार्टी किसी दलित को नहीं बनाती है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ गुलाम बनाती है। उसकी मानसिकता के जो लोग गुलाम हैं उन्हें बड़े पदों पे बैठाती है, जो बोल नहीं पाते हैं। और आप सोचिए, आज संसद में सेंगोल स्थापित कर दिया। सेंगोल किसका प्रतीक है? सेंगोल तो राजतंत्र का प्रतीक है। राजा होता था जो सेंगोल के माध्यम से दंड दिया करता था। तो मोदी तो राजा हो गया ना, मोदी ने अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया। भाई हमारे यहाँ सबसे पहले, हमारे यहाँ की जो संसदीय प्रणाली में सबसे बड़ा कौन होता है? हमारे देश का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति है। आप संसद के शिलान्यास में, हम लोग क्लास 6 के एनसीईआरटी में पढ़ते चले आ रहे हैं कि जो संसद है वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के बनी है। राज्यसभा और लोकसभा तो है अंदर, लेकिन माननीय राष्ट्रपति महोदय कहाँ हैं? शिलान्यास में नहीं बुलाते हैं, उद्घाटन करते हैं नहीं बुलाते। क्यों नहीं बुलाते हैं? क्योंकि मोदी तो राजा है, बादशाह है। वो संविधान को खत्म करना चाहता है। वो संविधान को खत्म करके मनु की स्मृति को लागू कर देगा। चलिए, आपने सामाजिक न्याय के मुद्दों को लेकर तमाम बीजेपी पे आरोप लगाए और सवाल किए। मेरा एक थोड़ा हट के एक सवाल है और आखिरी सवाल है कि अगर गरीब का लड़का, एक गरीब वर्ग है जो मध्यम वर्ग है, वो भारतीय राजनीति में या छात्र राजनीति में आना चाहता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या मैसेज देना चाहेंगे वो तमाम युवाओं को जो राजनीति में आना चाहते हैं? और अभी इससे पहले आपने जिक्र किया कि समाजवादी पार्टी वह पार्टी है जो तमाम गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को एक राजनीतिक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी देती है। इस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? मेरा तो एक ही संदेश है कि जिस दौर में पूंजीवाद हावी हो गया हो, तमाम बड़े बड़े लोगों के बेटे राजनीति में आ रहे हों, राजनीति में अपना करियर संवार रहे हों, ऐसे समय में गरीब परिवार के बच्चों के पास, किसान परिवार के बच्चों के पास, दलित परिवार के बच्चों के पास और जो सदियों से शोषित समाज रहा है उसके बच्चों के पास एक ही रास्ता है कि जब अमीर का बेटा
समाज में पैसा बहा करके अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करता है, तब अपने आप पसीने को बहा दीजिए। और पैसे और पसीने की लड़ाई में हमेशा पसीना जीतता है, ये मेरा भरोसा है। तमाम लोग समाजवादी पार्टी में राजनीति कर रहे होंगे, तमाम पैसे वालों के बच्चे राजनीति कर रहे होंगे, लेकिन हम जैसे पसीना बहाने वाले, पार्टी के लिए खून बहाने वाले, पार्टी के लिए लाठी खाने वाले, जेल जाने वाले नौजवानों को समाजवादी पार्टी बढ़ा रही है। मुलायम सिंह जी ने आगे बढ़ाने का काम किया और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं नौजवानों को यही कहना चाहूँगा कि अगर आप राजनीति में आना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप शिक्षित नहीं हो पाएंगे तो संगठित नहीं हो पाएंगे, और संगठित नहीं हो पाएंगे तो संघर्ष नहीं कर पाएंगे। इसलिए शिक्षित होइए। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा भी है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। और हमारी समाजवादी छात्रसभा का जो स्लोगन है, लोगो है, हमारा मोटो है, शिक्षा रचनात्मकता संघर्ष। शिक्षित होइए, रचनात्मक बनिए और संघर्ष करिए अपने अधिकारों के लिए। इसलिए नौजवानों से एक अपील है कि पढ़िए, लड़िए। ठीक है, एक नारा भी है कि लड़ो पढ़ाई पढ़ने को, पढ़ो समाज बदलने को। इसलिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई के साथ साथ आप अगर राजनीति में आना चाहते हैं तो आप पैसे के खिलाफ पसीना बहाइए, निश्चित तौर पर आगे बढ़ जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। महेंद्र यादव जी थे। और आप लोगों का यदि कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना सवाल पूछ सकते हैं, जिससे आगे आपको जवाब दिया जाएगा। यदि वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। अक्षय की रिपोर्ट, कैमरे के पीछे हरीश हैं।